हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 19 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे, और इसमें जो रिपीटेड सवाल थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 54 है और उनका एलसीएम 195 है। वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसान सवाल है। अब देख रहे हैं कि एलसीएम 195 दिया गया है। अगर 195 इन दो संख्याओं का एलसीएम है तो ये 195 इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होनी चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए। यहाँ पर 44 और 10 है। 10 से क्या ये 195 डिविजिबल है? नहीं है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर इकाई अंक 2 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 17 से 195 डिविजिबल नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। एक अनुभवी मैराथन धावक जो अपने स्टडी पेस के लिए जाना जाता है, आमतौर पर रेस का पहला भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। हालांकि थकान और अन्य कारकों के कारण उसकी समग्र चाल 30% कम हो जाती है। इन न्यूनीकृत चाल वाली परिस्थितियों में उसे 120 किलोमीटर की मैराथन पूरी करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अच्छा सवाल है, बस आपको यहाँ समझना है। ये क्या कह रहा है कि थकान और अन्य कारकों की वजह से उसकी समग्र चाल 30% कम हो जाती है। उसके बाद 120 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप यहाँ पर चाहे तो एवरेज स्पीड लगा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी निकाल लीजिए। देखिए टोटल दूरी है 120 किलोमीटर का, और ये कह रहा है पहला भाग और दूसरा भाग। क्लियर नहीं किया है कि पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने क्लियर किया है कि फर्स्ट हाफ, ठीक है, और सेकेंड हाफ, यानी दूरी आधी आधी है। टोटल दूरी अगर 120 किलोमीटर का है तो आधी दूरी 60 किलोमीटर का, बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर का होगा। अब इसको आप चाल से डिवाइड कर दीजिए। पहला भाग का स्पीड इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा भाग का स्पीड इसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा? ये आपका हो जाएगा 8 सतह 56, यानी 7.5। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो कुल मिला के 7.5 प्लस 10 17.5 घंटे का यहाँ पर टाइम इसको लग रहा है। अगर टाइम इतना लग रहा है तो अब देखिए इसका जो चाल है 30% कम हो जाता है। 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी इनिशियल स्पीड अगर 10 था तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 घट के 7 हो जाएगा। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आप बता सकते हैं टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा होगा, यानी कि 7:10 होगा। पहले अगर 7 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब इसको 10 यूनिट लगेगा। किस वजह से? 30% चाल कम हो जाने से। तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है। टाइम 7 यूनिट का है, जबकि इनिशियल टाइम इसको 17.5 घंटे का लग रहा है, तो ये 17.5 घंटे के बराबर हो जाएगा। कितना गुना है? ये 2.5 गुना है। तो आप 10 का भी 2.5 गुना कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 25 घंटे का टाइम। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, लकड़ी के एक आयताकार गुटके का आयतन ये दिया गया है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है 3:2:1। यदि इसके पूरे पृष्ठ को 2 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको टोटल सरफेस एरिया पर इसको पॉलिश करना है। रेट दिया है 2 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो आप क्या करिए, एक्चुअल सरफेस एरिया ना निकाल के रेशियो से आप देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो रहा है। तो यहाँ से आप जानते हैं घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 इंटू एल बी, तो ये एल 3 है, बी 2 है, तो 3 दूना 6, प्लस बी एच 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस एच एल 1 गुना 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 2 8 3 11 दूना 22, तो 22 आ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया जब हम रेशियो से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आयतन एक्चुअल में ये दे रखा है, तो आप अगर निकालिएगा रेशियो पर आयतन तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 मतलब 11 गुना 2, तो 11 का मल्टीपल आंसर जरूर होगा। ठीक है,
तो देख लीजिए, 5 1 6 7 3 10 नहीं है, 6 3 9 है, 6 3 9 6 5 11, 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 4 10 यहाँ 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। संगीता एक चिमनी के शीर्ष को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रही है। वह चिमनी के आधार से 28.7 मीटर दूर खड़ी है और उसका नेत्र स्तर जमीन से 1.3 मीटर ऊपर है। चिमनी की कुल ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये मान लीजिए कि चिमनी है, ठीक है, और ये जो संगीता है इसका मान लीजिए कि आई लेवल यहाँ पर है, यानी इसका आँख यहाँ पर है, और संगीता कहीं यहीं ज़मीन पर खड़ी होगी। तो इस तरह से ये मान लीजिए कि ये ज़मीन पर खड़ी है। यहाँ से अगर ये चिमनी के शीर्ष को देख रही है, ठीक है, इस तरह से, और इसके लेवल में इसको मिला दीजिए, तो ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो आप बता सकते हैं ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा। कह रहा चिमनी का आधार से इतना मीटर दूर खड़ी है, यानी आधार ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 28.7। अगर ये 28.7 है तो ये दूरी भी 28.7 होगा। लेकिन चिमनी की कुल ऊंचाई पूछ रहा है, तो कुल ऊंचाई क्या होगा? देखिए, यहाँ से देख रही यहाँ, तो ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी तो आपको ज़मीन पर लाना होगा, तो लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कह रहा है कि उसका नेत्र जमीन स्तर से 1.3 मीटर ऊपर है, यानी ये है 1.3 मीटर ऊपर, तो ये दूरी भी 1.3 मीटर होगा। ठीक है, जमीन से, ये मान लीजिए जमीन है, तो कुल दूरी इसका ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 28 1 29, इधर यानी कि 30 मीटर का कुल ऊंचाई है इस चिमनी का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, लोहे की एक गेंद की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंदें बनाई जाती है। यदि 2 छोटी गेंदों की त्रिज्याएं 0.75 और 1 सेंटीमीटर है तो तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यास निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा? रेडियस निकालना होगा। और ये गेंद जो है गोलाकार है, तो यहाँ पर गोला का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। तो यहाँ पर एक बड़ी गेंद है और इससे 3 छोटी छोटी गेंदें बनाई जा रही है। तो आपको क्या करना है? रेडियस का क्यूब सबका लगा देना है, क्योंकि ये 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये सब में आएगा, बाद में कटना ही है, तो हम लिखें क्यों? तो आपको क्या लिखना है? रेडियस का क्यूब। तो ये जो बड़ा गेंद है इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का क्यूब करेंगे और ये बड़ा गेंद का आयतन के बराबर होगा इन तीनों छोटी गेंदे का आयतन। ठीक है, तो इनमें से 2 छोटी गेंद की त्रिज्या दी गई है 0.75, इसका फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3/4 का क्यूब लेना है, प्लस ये 1 है तो 1 का क्यूब लेना है यहाँ पर, प्लस तीसरी गेंद की त्रिज्या मान लेते हैं आर है, तो आर का क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ से आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 3 तिया 9 तिया 27/8, ये 27/64 होगा, इस तरफ ले आएंगे 27/64 माइनस में हो जाएगा, ये 1 होगा, इस तरफ ले आएंगे माइनस में, और राइट साइड केवल आर का क्यूब बन जाएगा। एलसीएम यहाँ 64 होगा, 8 से 8 बार में 27 8 कितना हो जाएगा? 108 दूना 216, यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा और यहाँ पर 64 हो जाएगा, बराबर आर का क्यूब। अब इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ पर 9 91 हुआ, माइनस कर लीजिए, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 12, यानी 125 बटा नीचे क्या है 64। तो आर का वैल्यू यहाँ क्या आएगा? इसका घनमूल, तो 125 का 5 आ जाएगा और 64 का 4 आ जाएगा। तो 5/4 है रेडियस। आपसे व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से गुना करेंगे। जब 2 से आप गुना करेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, प्रिया अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है। फ़ोन का अंकित मूल्य 34,400 है और उस पर क्रमशः 13% और Z% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह इतना रुपया का भुगतान करती है, Z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रिपीटेड सवाल है, फिर भी कर लेते हैं।
यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखना। पहला डिस्काउंट है 13% का, यानी अगर इसका मार्क प्राइस 100 है तो इस पर इसको 13 का डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 87। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट है Z%, तो रेशियो हमें मालूम नहीं, मान लेते हैं X से Y के रेशियो में जो है दूसरा डिस्काउंट है। दोनों क्या है, क्रमिक है। क्रमिक है तो इन दोनों को गुना करने से आपको फाइनल डिस्काउंट का रेशियो मिलेगा। ठीक है, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो यहाँ पर फाइनल जो है अंकित मूल्य 34,400 है, तो ये 34,400 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो विक्रय मूल्य है फाइनल, ये 22,446 है। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करने से ये वैल्यू हमें मिलता है। अगर यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, ऊपर वाला वैल्यू से नीचे वाले वैल्यू को डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 87 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 87 तिया तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा 174, बचा कितना 30 20 50, 50 पर 4 आया है 504 हुआ, 8 पंजे 40, ये 5 बार में जाएगा कितना 435, बचा 65 4 69 आएगा 6, तो 7 8 ये 8 बार में जरूर जाएगा 258, और यहाँ पर बच गया 344। ठीक है, तो इसको क्लियर लिख देते हैं यहाँ पर 344। तो 344 का सामान 258 में बिक रहा है, तो कितना का डिस्काउंट है घटा लीजिए, इधर 42 इधर 44, तो कुल मिला के 86 का डिस्काउंट है किसके ऊपर, 344 के ऊपर। कितना परसेंट है, 100% से गुना करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 8 चौके 32, 6 चौक 24, ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो कुल मिला के 25% का डिस्काउंट है ये दूसरा वाला, यानी जेड का वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, तो ऑब्जर्व करिए ऊपर भी क्यूब लगा है, सब में नीचे भी क्यूब लगा है। जब भी क्यूब में योगफल रहे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। तो तीनों को जोड़ेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू, तो आपको 0 मिलेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों टर्म का योगफल 0 हो गया। और क्यूब में योगफल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 3abc, यानी 3 इंटू पहला टर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको यहीं पर खोल दीजिए फॉर्मूला पर, तो a माइनस बी हो जाएगा, एक हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, दूसरा ये है टर्म है, इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि यहाँ पर खोलने से हमें समझ में आ जाएगा, आगे आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा। और नीचे क्या रहेगा, नीचे भी वही चीज़ है, जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू तो 0 मिलेगा। अगर 0 हो गया तो क्यूब में योगफल क्या हो जाएगा 3abc, 3 इंटू पहला जो ब्रैकेट का वैल्यू है a माइनस बी है, दूसरा b माइनस सी है, तीसरा c माइनस ए है। तो अब पहला वाला देखिए, यहाँ पर जो खोले थे फॉर्मूला पर, तो इसमें एक वैल्यू आपका कट रहा है a माइनस बी, तो बच रहा है a प्लस बी। उसी तरह यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला बचेगा, उसी तरह यहाँ भी प्लस वाला बचेगा, तो कुल मिला के 3 तो कटना ही है। तो a प्लस बी यहाँ से बचा, और यहाँ से बचेगा b प्लस सी, और यहाँ से बचेगा c प्लस ए। तो ये जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। आगे एक दुकानदार 10 समान घड़ियाँ इतना रुपया में बेचता है, जो 8 घड़ियों का क्रय मूल्य है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कह सकते हैं कि 10 घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो 8 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वही चीज़ आपको लिखना है, यानी 10 सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ पर 8 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 2 से काट लीजिए, तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या रेशियो आएगा, सीपी हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा ये 4, यानी 5 का सामान 4 में ये बेच रहा है, 1 का नुकसान ले रहा है, किसके ऊपर 5 के ऊपर, तो 1/5 होता है 20%। ऑप्शन नंबर डी। आगे 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया गया है, यदि पहली संख्या का 25% 18 है तो तीसरी और दूसरी संख्याओं के अंतर का 30% कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कह रहा पहली संख्या का 25% 18, पहली संख्या है क्या रेशियो में 12, तो 12 का 25% कितना हो जाएगा 3, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 18 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये तीसरी और दूसरी के डिफरेंस का 30%, तो दूसरी है 14 तीसरी है 4, डिफरेंस कितना आ गया 10, तो 10 का 30% आपको निकालना है, तो ये भी 3 यूनिट आएगा, तो 3 का वैल्यू 18, तो 3 का भी 18 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे अज्ञात त्रिज्या वाले
किसी धातु के गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोल गेंद बनाए गए हैं। पुनः ढालने की प्रक्रिया के दौरान कुल धातु का 20% भाग अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि 64 छोटे गोले का कुल आयतन क्षय के बाद इतना है, तो मूल गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक में आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखिए कहानी तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। बड़े गेंद को पिघलाकर छोटे गेंद बनाए गए, उससे हमें मतलब नहीं। ये क्या करा है कि जितने भी गेंद बने यानी 64, इनका टोटल आयतन 20% भाग क्षय होने के बाद ये है। यानी अगर हम ओरिजिनल गोले की बात करें तो उसका आयतन कितना होगा, ये होगा 10,752। और ये जो वैल्यू है ये कितना परसेंट होगा, 20% क्षय हो गया तो बचा 80%। यानी ये वैल्यू आपका 80% है। अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो 100% का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो ये जो आयतन है यही होगा मूल गोले का आयतन। और मूल गोले का आयतन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4/3 इंटू पाई। पाई का वैल्यू ये लेना है 3.14 इंटू आर का क्यूब, जो हमें निकालना है। इन दोनों को इक्वल करेंगे, उसके बाद यहाँ से आर का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो कटा लेते हैं 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। 4 से ये कटेगा, दूना 8, 6 24, 35 हुआ, 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर ये 4 अट्ठे 32 जाएगा। ये 4 से भी कटेगा, 4 छः के 24, 4 सतह और 4 दूना 672 आया। अब कहीं कटता नहीं दिख रहा है, तो आर क्यूब का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, 672 यहाँ रह गया, और 3 गुना 5 हो जाएगा तो 15 यहाँ का, और नीचे आ जाएगा ये 3.14। ठीक है, अब ये आर क्यूब का वैल्यू है। अगर आर का वैल्यू हमें निकालना है तो इस वैल्यू का क्या लेना होगा, घनमूल। तो देख लीजिए कि इसके आसपास ये आ रहा है गुना करने के बाद। अगर देखेंगे संख्याओं के घन में जो ऑप्शन में दी गई तो काफ़ी दूर दूर है। जैसे आप 16 का घन जानते हैं 4096 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का ये हो जाता है 3375, और 17 का तो सबसे ज़्यादा ही होगा। तो देख लेते हैं पहले ये वैल्यू कितना हो रहा है। अगर आप ये 3.14 को 3 मानकर इसको डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6 और 24 या 72, यानी 224 के करीब आएगा। और ये भी ले लेंगे तो इससे छोटा सा थोड़ा सा आएगा। तो गुना कर लीजिए कितना आ रहा है, 15 दूना 30, 3000, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 60, यानी 3360 के करीब जो है ये वैल्यू आ रहा है आर क्यूब का वैल्यू। तो आर का वैल्यू इनके आसपास जो है किसका घन हो रहा है, ये देखिए 33 75 15 का, तो 15 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे यदि 3 संख्याओं का HCF 23 है और वे 1 2 3 के अनुपात में है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर ये रेशियो आपको मिल रहा है। 1 2 3 का रेशियो बनना चाहिए। 13 13 दूना 26 रहना चाहिए, जबकि 46 नहीं होगा। 23 दूना 46 नहीं होगा। 23 दूना 46 यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे देख लीजिए 23 तिया 69 यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर होगा, ये नहीं है। ठीक है, तो ये डिवाइड करने के बाद 23 से 1 2 3 का रेशियो बनेगा। आगे यदि ये संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या क्या यहाँ पॉसिबल है। तो ये 9 तो है ही, यहाँ पर 6 5 11, यानी 1 1 2 आ गया। तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए कितना, 9 - 2 यानी कि 7। अब ए प्लस बी 7 है केवल, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना। तो आप यहाँ पर चेक करिए, ए का अगर आप 0 लेते हैं और बी का 7 लेते हैं तो 0 + 7 7 होगा। यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0 का स्क्वायर 0 + 7 दूना 14, तो ये मिल गया आपको 14। अब आगे भी देख लीजिए 1 2 वैल्यू लेके, क्या ये मिनिमम है या फिर आगे भी हो सकता है। अगर ए 1 लेंगे तो बी को 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखिए 1 का स्क्वायर 1 + 6 दूना 12, तो ये वैल्यू आ गया 13। अब आगे भी 2 लेंगे तो ये आपको 5 लेना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10, यहाँ पर 14 आ रहा, यानी अब जो है ये वैल्यू यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। तो मिनिमम वैल्यू आपका ये हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। राज की मासिक आय 50,000 है। वह अपनी आय का 40% घरेलू व्ययों पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है।
यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और घरेलू व्ययों पर उसका खर्च वृद्धि के बाद आय का 40% बना रहता है, तो वृद्धि के बाद उसके द्वारा बचत की गई राशि की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए 100 मान लीजिए कि ये जो राज है इसकी आय है 100 यूनिट। 100 अगर आय है तो ये 40% घरेलू व्यय पर खर्च करेगा, यानी कि 40 यूनिट, तो बचेगा कितना, 60 यूनिट। क्लियर है। अब आगे ये कहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। पहले आय 100 माने थे, अगर 10% का यहाँ पर वृद्धि होगा तो इसका नया आय क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 होगा, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि घरेलू व्ययों पर उसका खर्च वृद्धि के बाद आय का 40% बना रहता है, यानी पहले भी 40% अब भी 40%। तो 110 का 40% ये 44 हो जाएगा, तो बचत इसका 66 हो जाएगा। तो नया बचत इसका 66 है, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। 66 में आप जान रहे हैं 11 का मल्टीपल है, चेक कर लीजिए। ये नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना है तो टोटल आय 50,000 है, माने थे 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू 50,000 हो जाएगा। 66 का निकाल दीजिए। आगे, राधा के पास 10 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास कुल 15 सिक्के हैं जिनकी कीमत 85 रुपया है। उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। आसान है। क्या पूछ रहा है, 5 रुपया वाला, तो 5 रुपया वाले सिक्के को आप ब्रेक करिए। मान लीजिए कि ये 5 रुपया वाले सिक्के भी 10 रुपया के सिक्के हैं, तो अब दोनों सिक्के का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया वैल्यू तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 15 सिक्के हैं और सभी को हमने मान लिया 10 का, तो 10 गुना 15 150 रुपया होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इसके पास 85 रुपया ही है। कितना कम है, यानी ये 85 से 150 कितना अधिक आया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 15 50 65 अधिक आया है। और ये जो अधिकता है किस वजह से हुआ है, ये आपने 5 रुपया वाले को 10 रुपया मान लिया, तो कितना अधिक माना था, 5। तो इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो 13 आ गया। तो 13 जो है 5 रुपया के सिक्के हैं, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। आगे, एक वाटर टैंक को 46 समान पाइपों का उपयोग करके 13 मिनट में भरा जा सकता है। यदि केवल 27 ऐसे पाइपों का उपयोग किया जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल आसान है। यहाँ पर आप क्या करिए, मान लीजिए कि एक पाइप का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो ये वाटर टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 46 पाइप लग रहे हैं 1 यूनिट वाले और 13 मिनट में भर रहे हैं, तो 46 गुना 13 यही हो जाएगा टैंक का कैपेसिटी। अब इसी कैपेसिटी को 27 पाइप जो है भरेंगे, तो एक पाइप का एफिशिएंसी 1 है तो 27 का कितना होगा, 27 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आपको मिल जाएगा। कटा लेंगे इसको, अप्रॉक्स में आपको आंसर देना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 13 से अगर आप कटाते हैं 2 बार में तो 26 आएगा, यानी 2 के बाद थोड़ा सा पॉइंट में आएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23, यानी 23 से थोड़ा सा कम, तो 22 पॉइंट जो है समथिंग इसका आंसर आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। आगे, एक शिविर में 20 विद्यार्थियों के लिए 13 दिनों का भोजन उपलब्ध है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 65 कर दी जाए तो उतना ही भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, सेम सवाल है पिछले सवाल के जैसे। मान लीजिए एक विद्यार्थी 1 यूनिट भोजन खाता है, तो टोटल भोजन कितना हो गया, 20 गुना 13। अब इस टोटल भोजन को खाने वाले कितने हैं, 65 विद्यार्थी। पहले 20 था, अब 65 कर दिया गया, तो 65 से जो है टोटल भोजन को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर डे आपको पता चल जाएगा। 13 से 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, तो 4 दिन में ये भोजन समाप्त हो जाएंगे। आगे, एक आयताकार मैदान की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। रिपीटेड है, वैल्यू रखना होगा पहले। x का 2 और y का 1 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5 बनेगा लंबाई। चौड़ाई 2 दूना 4 माइनस 1 3 बनेगा, तो 5 तिया 15 जो है आपका आंसर होगा। आगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा एक्स वाई 12 वाई जेड 15 और कोण y 120 डिग्री है, तो भुजा एक्स जेड की लंबाई कितनी है। ठीक है, अच्छा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, इसका नाम इन्होंने कहा है एक्स वाई जेड, जिसमें
एक्स जेड आपको निकालना है। कोण वाई 120 है, तो ये मान लीजिए अधिक कोण आपका 120 डिग्री का, और ये जो पॉइंट है वाई है। तो ये बच गए एक्स और जेड। ठीक है, अब इसमें दी गई है एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 है, वाई जेड 15 है, एक्स जेड हमें निकालना है, ये मान लीजिए आप क्या है, ये एल है। तो एल का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, कोसाइन रूल से। ठीक है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको पहले कई बार बताया, क्या होता है, रूट अंडर एल निकालना है, इसके सामने कोण दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कोण दी गई इनके आजू बाजू के भुजाओं को देखना आपको और स्क्वायर करके लिखना है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2ab, यानी कि 2 गुना ये और ये करना है, तो 2 गुना 12 गुना 15 कितना हो जाएगा, 180। क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना है कॉस थीटा, जो ये दिया गया है। तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉस 120 यानी इसको आप 90 प्लस 30 लिखेंगे, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 120 डिग्री जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इस तरह से अगर आप क्वाड्रेंट बनाएंगे तो 0 से 90 इसमें रहता है, 90 से 120 इसमें रहता है। तो ये जो 120 है, सॉरी यहाँ पर 90 से 180 इसमें रहता है, तो 120 डिग्री का है, तो ये वाला क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा में जो कॉस है ये नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा। कितना, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 होता है 1/2, इसलिए ये कॉस 120 माइनस का 1/2 होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर रखना है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये जोड़ लीजिए सब तो 4 5 9, और इधर हो गया आपका 4 2 6 8 14, और यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर एक 5, 549 आ रहा है। ठीक है, 5 4 9 9, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का वर्गमूल 3 ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या रूट में क्या बचेगा, 9 6 के 54, 9 1 का 9, यानी रूट 61। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर लगे फॉर्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अगर हमें ये वैल्यू निकालना है यानी सी, तो करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इंटू कॉस थीटा। ए और बी के बीच जो एंगल होता है वही थीटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे इसका मान याद करना। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करिए, आधार को बराबर कर लीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ 125 है, तो ये वैल्यू तो सेम सेम लिखाएगा, 5 की पावर 1/4। लेकिन ये जो 125 इसको आप लिखेंगे 5 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर 0.25 पहले से, 0.5 मतलब 1/4, तो 3 गुना 1/4 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ये वैल्यू। अब आधार बराबर है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा, तो 5 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। इसकी वक्री सतह को 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाना है। यदि कुल रंगाई लागत पर 10% की छूट दी जाए तो कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन सभी ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये कह रहा है कि कुल रंगाई लागत पर 10% छूट दी जाती है, तो वैल्यू कितना बचा, 90%। 90 में 9 है और ये 9 कहीं से कटने वाला नहीं है, तो 9 का मल्टीपल चेक करिए आप, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बचा। अगर आपको निकालना है डिटेल में तो क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर है हमारा कितना, व्यास अगर 10 है तो आर 5 हो जाएगा, और ऊंचाई 35 है, तो ये हो गया टोटल जो है कर्व वो एरिया। अब लागत है इसका 12 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 से जब गुना करेंगे तो टोटल कॉस्ट होगा, लेकिन इसका हमें कितना लेना है, 90%, यानी 9/10 लिख दीजिए। तो ये 9 कहीं से कट नहीं रहा, तो इसलिए इसका मल्टीपल हमने चेक किया। अगर आपको पूरा निकालना तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। आगे, एक दुकानदार 20 पेन
कुल 200 रुपया में खरीदता है, वह प्रत्येक पेन 12 रुपया में बेचता है, उसका कुल लाभ कितना है? ठीक है, तो देखिए 20 पेन 200 में, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया, और ये बेच रहा है 12 रुपया में, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 2 रुपया का जो है प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, 2 रुपया का प्रॉफिट है, लेकिन इसके पास पेन कितना है? 20 पेन। जब आप 20 से गुना करेंगे तो टोटल प्रॉफिट 20 दूना 40 रुपया का आएगा। ठीक है, एक पेन पर 2 रुपया, तो 20 पेन पर 40 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।